Okay, let's start. So last lecture में we started with Bohr's model of atom. यही सबसे important है. No, सबसे important तो latest है wave mechanical model. But ये भी काफी successful model था, काफी time चला. Right, Bohr's model of atom. See, पहला point तो वही है carried from Rutherford's model. Last lecture में उन्होंने discuss किया था. What was that? सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है टू विच वी से इज न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस. देन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, सेकंड इज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ज्यादा टाइम इस पर नहीं लूंगा. अगर आपको नहीं समझा होगा तो ये आई एक्सप्लेन. बाकी कई बार मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है वैसे इसका. These were two most important points described in Bohr's model of atom. ठीक है. न्यूक्लियस की कोई कंप्लेन नहीं थी रदरफोर्ड मॉडल में भी. कंप्लेन थी इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉब्लम था. इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी एनर्जी कैरी कर सकते थे, राइट. बट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कुछ रिलेट करके उनने बोर ने स्टेट किया क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी कैरी नहीं कर सकता है. इट कैन हैव ओनली some set of finite and definite amount of energies, right. मतलब एनर्जी लेवल होंगे उसकी. इट विल हैव एनर्जी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कुछ भी एक एग्जांपल बोल रहा हूँ. 10 होगा, 20 होगा, 57 होगा, बस यही है. ऐसा नहीं है कि 10.035 भी होगा, 10.007 भी होगा. ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू होगी. डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज ही होंगे. आई बात समझ में? यस सर. हेलो. Yes. हाँ, तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, इंस्टेड इट कैन हैव ओनली सेट ऑफ वैल्यूज. ओके. फॉर एग्जांपल बड़ा अच्छा प्रदीप प्रोग्राम उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. इफ यू सिट इन अ ऑटो, तो उसका जो मीटर है जिसमें बिलिंग होती है, तो जो आपका बिल है दैट इज क्वांटाइज्ड. दैट इज क्वांटाइज्ड. मीटर आपका ऐसा नहीं दिखाता कि 1.034 रुपीज, फिर 1.0357 रुपीज, ऐसा नहीं दिखाता. 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, ऐसा दिखाता, राइट. यस सर. मतलब हाँ, वो ऐसा तो नहीं दिखाता ना. 5.389 रुपीज हो गया, ऐसा तो नहीं दिखाता ना. 5 रुपीज होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा. ऑब्वियसली मिनिमम मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मिनिमम वैल्यू इतनी होती है, उसको साइड कर दो. सो 1 रुपए हो गया तो 1, फिर उसके बाद जैसे क्रॉस हुआ तो सीधा 2 दिखाएगा. बट वही ऑटो का जो स्पीडोमीटर होता है, डज इट शोज ऐसा कि 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, ऐसा दिखाता है क्या? नहीं. 10.35 भी हुआ तो वो भी दिखाता है. ऐसा थोड़ी यहाँ उचक के डिसअपियर होकर कांटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना. वो तो ऐसे ही जाएगा ना, राइट. तो स्पीडोमीटर शोज कंटिन्यूअस वैल्यूज, वेयरएज आपका जो बिलिंग मीटर है दैट शोज क्वांटाइज्ड वैल्यूज. तो बिल इज क्वांटाइज्ड वेयरएज स्पीड इज नॉट क्वांटाइज्ड. हेलो. Yes, yes, समझ हेलो. गई. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है. इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. ठीक है. ओके. Angular momentum is a quantity which we'll study in physics, which is mvr and is denoted by L. Right? Rutherford model में आप कोई भी वैल्यू ऑफ r ले सकते थे, राइट. तो कोई भी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की हो सकती थी. बट बोर्स मॉडल में ये दूसरी अच्छी चीज है कि L की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. It will always be multiple of h upon 2 पावर. इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग आने वाले टॉपिक्स में, राइट.
इन दोनों पोस्टुलेट्स के हेल्प से बोर ने प्रूव किया या अपना मॉडल में जो ऑर्बिट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया. तो ही एस्टेब्लिश द ऑर्बिट्स. व्हाट ही सेड, कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी वहां घूमता बैठे. राइट, इट कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स. कुछ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स ही हैं. क्या खास बात उन ऑर्बिट्स में? उन ऑर्बिट्स की बात यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एंड ना तो उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत है, ना तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत है. राइट, सो दीज states orbits are known as stationary orbits. Right, these orbits are known as stationary orbits, as electron does not need to radiate or absorb energy being in this orbit. Hello. Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये अगर स्टेशनरी ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में तो फिर वो ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना कोई रेडिएट, स्टेशनरी ऐसे घूमेगा ना. घूमेगा. मतलब स्टेशनरी का मतलब वो नहीं कि वो रुका हुआ है, वो घूम रहा है, बट हाँ, उसको मतलब एनर्जी वही. रेडिएट करने की जरूरत नहीं. So that is what we say is energy. एनर्जी लेवल भी बोलते हैं उसको. स्टेशनरी स्टेट्स है या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं घूमेगा. पता चला यहाँ धीरे धीरे घूम के आ रहा है, यहाँ भी घूम लिया थोड़ी देर, यहाँ भी घूम लिया, ऐसा नहीं. वो यही घूमेगा. यहाँ घूमना मतलब यही घूमेगा. ये डिस्टेंस है, दिस इज सर्टेन डिस्टेंस, यही घूमना उसको. ये डिस्टेंस सीधा यहाँ से जंप करके वो यहाँ जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती है. एक एनर्जी होगी, उसके बाद एक लेवल एनर्जी का, तो वही एनर्जी लेवल आएगा. तो इस एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरा एनर्जी लेवल हो गया. राइट. लास्ट टाइम हमने छोटे छोटे डेरिवेशंस भी देखे थे, नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब एग्जाम्स में आने वाले नहीं आपके. तो बहुत इंपॉर्टेंट से 3 एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे हमने. पहला था रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये फॉर्मूला याद रखना आपको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का अगर रेडियस चाहिए आपको, तो दैट इज 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है 0.53 into 4, थर्ड ऑर्बिट का है 0.53 into 9 and so on. आरी परसेंट सब एंगस्ट्रॉम, सब एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम लिखा ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होगा. ये एंगस्ट्रॉम में 0.53 एंगस्ट्रॉम फॉर श्योर. समझा? हेलो. समझा. अब जितनी बुक पढ़ोगे उतनी बुक में अलग अलग लिखा होगा. मैं जो याद रखता हूँ शुरू से मैंने यही वैल्यू कैरी करी है. तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का, हाइड्रोजन में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. राइट, तो वो हमेशा याद रखना है 0.53, फिर उसके बाद n स्क्वायर. ओके. एंड इफ इट इज हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या फॉर्मूला देखा था हमने? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक? 0.53 n square by z angstrom. This is formula for hydrogen like atom, right? Where z is, z क्या होता है? z is न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, याद है ना? हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? He plus, lithium 2 plus, Li2 plus, right? तो मतलब न्यूक्लियस में चार्ज कितना भी हो, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए. सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जितने एटम है सबको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं. राइट, समझा? तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए. दिस इज लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्या? लास्ट शेल नहीं, टोटली एक इलेक्ट्रॉन है. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हीलियम में
दो, एक निकाल दो ना, तो He+ जो हो गया उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो उसको हाइड्रोजन लाइक He+ आयंस होंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन लाइक। लिथियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? तीन इलेक्ट्रॉन ना, अरे 20 तक याद रखना है। सो Li2+, तो Li2+ में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर लो आप, तो वो भी हाइड्रोजन लाइक होगा, राइट? अच्छा, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, Li2+ लिखा होता है और Z की जगह सब 2 डाल देते हैं, तो Li2+ में Z का वैल्यू कितना है? 3 है, इट्स न्यूक्लियर। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Velocity of electron. The velocity of electron in nth orbit is 2.18 into 10 raised to 6 upon n meter per second. समझा? For hydrogen. आ रही बात समझ में? This also you are supposed to remember. याद रखना आपको। तो 2.18 into 10 raised to 6 upon n meter per second. And for hydrogen like atom, hydrogen like अगर होगा तो स्पीड बढ़ जाती है, nth ऑर्बिट का 2.18 into 10 raised to 6 into z upon n meter. Finally, we have energy. Expression for energy. Energy of electron in nth orbit. Energy of electron in nth orbit क्या था? हाइड्रोजन लाइक के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम में उसके एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन लाइक होगा तो फॉर हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए energy of electron in nth orbit is -13.6 z² upon n². So this is expression for energy of electron in nth orbit. Okay, clear है? Yes, sir. Hello. Okay. So ये हो गए 4 postulates, right? Now next is stationary orbit. So बोर ने क्या बोला? दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट, आई यूज अ वर्ड लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो एक्चुअली है क्या, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम? 1, राइट? तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एनर्जी स्टेट में रहता है, या तो फिर किसी और एनर्जी स्टेट में, या तो फिर किसी और एनर्जी स्टेट में रहता है, राइट? मतलब उसकी एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो ये जो सबसे कम एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल, के शेल, या तो n = 1 या फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो ये जो है इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है? अरे बात समझ में? अगर कोई पूछे आपसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या है, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट और लोएस्ट एनर्जी लेवल इज द फर्स्ट ऑर्बिट, या समझ लो कैसे बताऊं अभी, मतलब इससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती हाइड्रोजन एटम, इससे ऊपर ही होगी जो। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करूं मैं, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the smallest possible value of electron in an isolated hydrogen atom. एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, इससे कम नहीं होगी, होगी तो इससे ज्यादा होगी, नहीं?
तो इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इसी को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, इसी को फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, राइट। इसी को के शेल भी बोलते हैं, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, जब तक इलेक्ट्रॉन इस अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, राइट, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना तो वो एनर्जी गेन करेगा। जब तक वो ग्राउंड स्टेट में है, अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, तो नीदर इट विल lose the energy or nor it will gain the energy। ठीक है, हेलो। सो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, neither it will lose the energy nor it will gain the energy ना। फिर अगर उसको ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सपोज दिस इज योर फर्स्ट स्टेट, दिस इज nucleus, this is ground, this is first, second, this is third, n equals to 1 बोलते हैं, इसको n equals to 2 is right। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी है, इस इधर घूमता है तो उसके अंदर कुछ और एनर्जी। लेट अस डिनोट बाय E1 E2, बाद में इसकी वैल्यूज भी लिख के दिखाऊंगा, E3। तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता रहेगा, ना उसको एब्जॉर्ब करना है ना रेडिएट करना है, राइट, एंड इट्स एनर्जी विल रिमेन सेम, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग दिस। यहाँ पे तो यही घूमता रहेगा वही एनर्जी लेवल से E2, राइट। लेकिन अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इट नीड सम एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वो कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? वो एनर्जी फोटोन से आएगी। फोटोन मतलब, हाँ, तो ये फोटोन एक अगर आया, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने? E1 माइनस सॉरी E2 माइनस E1 डेल्टा ई, E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी अगर उसने एब्जॉर्ब करी तो ये स्टेट से निकल के इस स्टेट में चला जाएगा, राइट। और अगर E3 माइनस E1 एब्जॉर्ब करे तो फर्स्ट स्टेट से निकल के सेकंड में चला। अगर E3 माइनस E1 इतनी एनर्जी उसको ट्रांसपोर्ट हो गई तो यहां से निकल के ये इलेक्ट्रॉन को अगर E3 माइनस E1 एनर्जी मिली होती तो वो भाग के यहाँ आ जाता, तो फर्स्ट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ जाता, ऐसा लिखा हुआ, राइट। अच्छा, इसका उल्टा, अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो वो E3 माइनस E2 एनर्जी रिलीज करके इन फॉर्म ऑफ फोटोन यहाँ पे जंप कर सकता है, या E3 माइनस E1 एनर्जी, इतनी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज करके यहां से जंप करके यहां जा सकते हैं। तो बेसिकली वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, तो इट हैज टू एब्जॉर्ब सम फोटोन और एनर्जी फ्रॉम सम फोटोन, एंड इफ इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यहां से आएगा तो एनर्जी रेडिएट करती है। ओके, हेलो, यस सर। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रेडिएट करेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बोलने लायक है वो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हो सकती है। क्या सर? डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ भी एनर्जी हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, मतलब भाई 10 यूनिट्स 20 45 यही यूनिट्स ऐसे ही होगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो या जो रिलीज करेगा, दैट विल बी अगेन डेफिनेट अमाउंट। कोई भी अमाउंट वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन की कोई भी अमाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई भी अमाउंट एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता ना। यस। हाँ, तो जो अमाउंट वो एब्जॉर्ब करेगा या जो रेडिएट करेगा, दैट विल अगेन बी क्वांटाइज्ड, उसकी भी कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगी, राइट। Yes. Okay. So these are postulates of Bohr's model of atom. Okay. Now let's understand like इसके हेल्प से कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, इस मॉडल में कैसे क्लियर होते हैं
वो सारी चीजें, राइट। एक और छोटी सी चीज इसके बिफोर दैट, बिफोर एक्सप्लेनेशन, लेट मी एक्सप्लेन नेगेटिव एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉनिक। हमने सुना था किसी की एनर्जी पॉजिटिव होती है या तो जीरो होगी। नेगेटिव एनर्जी कभी सुना था? नहीं सर। हेलो, नहीं, नेगेटिव एनर्जी हमने नहीं सुना है। तो फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे जरूरत है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में आप देखोगे तो दैट इज -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो नेगेटिव आ रही है। सो क्वेश्चन इज व्हाई नेगेटिव एनर्जी? तो आई विल एक्सप्लेन। सी, नेगेटिव एनर्जी, या ये समझ लो पहले, जैसे ग्रेविटेशन का केस ले, राइट। दिस इज अर्थ, एक ऑब्जेक्ट कहीं है इनफाइनाइट पे, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेपरेशन है। So they don't interact with each other. Earth and that object does not interact with each other, right? Earth and that particle Yes, or sir. the object does not interact with each other. ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इधर लेके आते हो उसको, इधर लेके आओगे, तो जैसे ही इसको पुल करने लगेगा तो ये इस पे वर्क करता है, ये इस पे वर्क करता है, नहीं, इधर पुल कर रहे हो, चलो वर्क करता जाना। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी गेन होगी कि नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने तो ये पढ़ा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर गेन होती है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी लूज होती है। हाँ सर। कौन से फॉर्म की लूज हुई होगी? हीट वीट का तो कोई चक्कर है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई होती है। काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है, सबको मालूम है। ये पेन है, ये नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक गेन होती है, राइट। यस सर। अच्छा, अब इनफाइनाइट सेपरेशन पे जहां पे कोई भी इंट्रैक्शन नहीं था, तो वहां पे हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी को माना हुआ जीरो। इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती जीरो। यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस में होगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गई। यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काइनेटिक गेन हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अच्छा, लेकिन काइनेटिक तो है, तो टोटल तो अभी भी जीरो ही है, ठीक है। अब कहीं किसी ने रोक दिया ड्यू टू सम रीजंस, कहीं कुछ रुक गया तो काइनेटिक खत्म हो गई। मान लो किसी कोलिजन हो गया, उसको रोक दिया तो काइनेटिक क्या हो गई? खत्म हो गई, राइट। और पोटेंशियल क्या है? अब पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो टोटल क्या हो गया? टोटल हो जाएगी नेगेटिव। दो दिस इज नॉट वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, बट कुछ ऐसा ही होता है। और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। कुछ इसके हेल्प से एक्सप्लेन करना है मुझे, तो आई विल एक्सप्लेन दिस अदर वेज आल्सो। तो पहली ये चीज मैंने आपको समझा दी, बाकी फिजिक्स में आपको डिटेल में समझने मिलेगा, राइट, कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है। अब वहां हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ने मिलेगा। बट फिलहाल मैं आपको एक बड़ा देसी से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जब इनफाइनाइट सेपरेशन है तो दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। थोड़ा सा पास लाके छोड़ दिया, इसने खुद से खींच लिया, स्पीड बढ़ने लग गई, मैं सोच रहा हूँ एनर्जी आई कहाँ से, तो समझ में आया कोई दूसरे फॉर्म की एनर्जी कम हुई, तो पता चला इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी विच हैज डिक्रीज। ठीक है, अच्छी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, वहां पे तो जीरो पकड़ी है आपने, तो वहां जीरो पकड़ी है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई। लेकिन उसके बदले काइनेटिक एनर्जी, अरे मैंने मान लो पकड़ लिया इसको, इलेक्ट्रॉन को रोक दिया या पार्टिकल को रोक दिया, तो उसकी काइनेटिक जीरो हो गई, लेकिन पोटेंशियल तो अब भी उतनी है जितनी पहले थी, माइनस हो गई। चलो ये एक्सप्लेनेशन साइड करते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ, नेगेटिव एनर्जी मींस एनर्जी ऑफ बाउंडेशन, एनर्जी ऑफ बाउंडेशन समथिंग लाइक, कभी आपने बैंक बैलेंस नेगेटिव में सुना है? Have you ever heard of negative bank balance?
नो सर। होता है। बैंक बैलेंस भी नेगेटिव हो जाता है। मैंने देखा मेरी पासबुक में -500 रुपीज दिखा रहा है, क्या मतलब हो गया उसका? नेगेटिव जाता है बैंक मतलब में, डेबिट बैलेंस 500 दिखाता रुपए है। देने के। 500 कट हो गए मतलब 500 कट हो गया कहाँ से? पहले 1000 थे, वहां से 500 कट हो गए क्या? नहीं सर, 500 आपको नाउ देने एक्चुअली, के हैं किसी को ऐसे। हाँ, नाउ आई ओ बैंक, मुझे बैंक को देने हैं। मतलब मैंने अपने तो जो थे वो खत्म किए किए, उससे भी लेके खत्म कर गया। तो ये 500 रुपए लेके मैं भाग नहीं सकता। दिस इज नॉट माई मनी, आई एम बाउंडेड टूवर्ड्स बैंक, आई कैन नॉट एस्केप विद दैट एनर्जी या मनी, राइट? तो जैसे डेबिट बैलेंस होता है, जीरो के नीचे भी बैलेंस चला जाता है, वैसे एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी ऑफ बाउंडेशन बोलते हैं। नेगेटिव एनर्जी मींस एनर्जी ऑफ बाउंडेशन। इलेक्ट्रॉन हैज दैट एनर्जी बट इट कैन नॉट एस्केप विद दैट एनर्जी। वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में है, इसके लिए उसके अंदर इतनी एनर्जी है, और वो बाउंडेड है न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस के साथ बाउंडेशन नहीं होता तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती थी। आ रही बात समझ में? यस सर। So this is an energy of बाउंडेशन। नहीं समझ में आया?